वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। फिर से मैं हूं डॉक्टर रॉय और अभी जो हम एक टॉपिक देखेंगे वो है जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जीएम क्रॉप्स। कौन से क्रॉप को हम जीएम क्रॉप बोलेंगे? वैसे भी जब हम फसल की सुधार करते हैं, फसल जब पादप प्रजनन करते हैं तो उसमें फसल का किस्म सुधार करने में उनमें जीन्स, नए जीन्स हम डालते हैं दूसरे स्रोतों से। लेकिन ये उनसे अलग कैसे है? तो ये उनसे अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो जीन्स डाले जाते हैं, जो फसल में नए जीन्स जो डाले जाते हैं, वो उसकी प्रजाति से ना होकर के किसी दूसरी प्रजाति से या दूसरी किस्म से आते हैं या बहुत दूर से आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैक्टीरिया का जीन निकाल करके और पौधे में डाला गया है, तो इस तरीके से जो फसल डेवलप किया गया उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जीन जहाँ से आ रहा है, जिसमें आ रहा है, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से जीन को निकाल करके और पौधे में डाला गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टोबैको में डाला गया है, टोबैको में बैक्टीरिया का जीन डाल दिया गया। तो इस तरीके से जो टोबैको तैयार हुआ, इसमें जो जीन है, इसमें बैक्टीरिया का भी एक जीन इसमें मौजूद है। तो इससे क्या हुआ, ये जो फसल तैयार हुआ इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये जो टोबैको है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको या जीएम टोबैको बोलते हैं। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस तरह के जो जीव होते हैं, वो चाहे पौधा हो या जंतु हो, उसको जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एक टर्म उसके लिए यूज़ किया जाता है, जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और तो जीएम क्रॉप्स जो है इसी का एक हिस्सा है, क्योंकि जीएम क्रॉप्स ये भी एक तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, पर ये क्रॉप है तो इसको जीएम क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोला जा रहा है। पर ऐसा एनिमल्स में भी किया गया है, प्लांट्स में भी किया गया है, सबको मिला के जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेचुरली इसकी शुरुआत जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ या विकसित देशों में हुई है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसके बारे में काम हुआ है, इसकी चर्चा वहाँ सबसे ज़्यादा है। इंडिया में भी लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लगाते हैं, जिसमें कॉटन जो है वो एक ऐसा क्रॉप है जिसमें मैक्सिमम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को लगाया जाता है। क्योंकि कॉटन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें एक तरह का कीड़ा लगता है जिसको बॉल वर्म बोलते हैं। बॉल वर्म उसके जो अगर आप कॉटन का या कपास का पेड़ पौधे को देखोगे तो उसमें एक फली लगती है, मतलब ऐसा बॉल टाइप का उसका जो फल उगता है वो ऐसा बॉल जैसा उगता है, और उसके अंदर जो है कपास बनता है। तो उस बॉल के अंदर वो पूरा जो कीड़ा उसको खा जाता है, उसको नष्ट कर देता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसमें भी एक बैक्टीरिया से एक जीन डाला गया, ऐसा जीन डाला गया जिसकी वजह से उसमें ऐसा प्रतिरोधक क्षमता ऐसी आ गई कि अब उसमें वो कीड़ा अटैक नहीं कर पाता है, अटैक करता है तो मर जाता है। तो ये इस तरह से जीएम क्रॉप्स और भी कई सारे जीएम क्रॉप्स अभी आज के तारीख में बहुत सारे फसलों में इस तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार किया जा चुका है, जिसमें कि जीन्स जो है वो दूसरे स्रोतों से, बैक्टीरिया से, खास करके बैक्टीरिया से लेकर के जीन डाला गया है। तो इसमें हम सारे क्रॉप्स की चर्चा हम नहीं करेंगे, जो मुख्य है उसकी चर्चा करेंगे। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है चावल के बारे में हम एक चीज़ देखेंगे। एक किस्म है राइस की, गोल्डन राइस, जिसको कि विकसित किया गया है। गोल्डन राइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक तो छत्तीसगढ़ एक राइस का एक मेन प्रोड्यूसर है, इसको धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर राइस एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इस लिहाज से कि वो इम्पॉर्टेंट है। गोल्डन राइस जो है ये एक ऐसा राइस है जिसका नाम गोल्डन बोला गया है, मतलब इसका जो रंग रूप है ये थोड़ा सा सुनहरा टाइप का है, थोड़ा सोने के जैसा है, इसलिए इसको गोल्डन राइस नाम दिया गया है। तो इसकी उत्पत्ति क्यों हुई या क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एशिया और अफ्रीका, ये दोनों महाद्वीपों में या इन दोनों महादेशों में मैक्सिमम लोग जो है वो चावल को खाते हैं।
तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम पीटर जेनिंग्स है, जिन्होंने शायद बोलते हैं कि राइस या धान के इतिहास में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट किस्म, धान की किस्म उनने विकसित की थी, जिसका नाम है IR8। तो IR8 जो है वो पीटर जेनिंग्स ने विकसित की थी। तो उन्होंने, जिसकी वजह से जो है हरित क्रांति आई, एक तो गेहूं की वजह से आई और एक धान की भी मौने किस्म के विकास होने से आई, जिसको कि पीटर जेनिंग्स ने विकसित किया था। तो इससे जो है राइस का प्रोडक्शन और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि राइस का जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मनीला में है, फिलीपींस में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जो है मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है। तो वहाँ पर एक मीटिंग के दौरान जब लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या हम सुधार कर सकते हैं राइस में, किस तरह का सुधार कर सकते हैं, तो इन्होंने एक सुझाव दिया था कि राइस में अगर कुछ सुधार करना है तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि उसके एंडोस्पर्म में हम सुधार करें। एंडोस्पर्म हम जो बीज है, बीज के उस हिस्से को बोलते हैं जिससे कि जब नया पौधा उग रहा होता है तो जिसको पोषण वहाँ से मिलता है, और यही हिस्सा जो है जो खाने के काम में आता है। जब हम जो कंज्यूम करते हैं तो यही हिस्सा कंज्यूमेबल पार्ट है। तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो इम्प्रूवमेंट अगर करना है तो इसमें करना चाहिए। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो है इन देशों में जो खाने वाले लोग हैं वो राइस खाने वाले लोग हैं, और उनका स्टेपल फूड जो है राइस है। और राइस में एक चीज़ की कमी है, वो है विटामिन की कमी, खास करके विटामिन ए की कमी। तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर किसी तरीके से इसमें विटामिन ए डाला जा सके, ऐसा कुछ डाला जा सके, ऐसा कोई जीन डाला जा सके जिससे कि विटामिन ए की उत्पत्ति हो, जिससे कि विटामिन ए की मात्रा इसमें बढ़ाया जा सके, तो वो शायद बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ से इस गोल्डन राइस की जो है वो नींव पड़ी। तो 1984 में एक डिस्कशन के दौरान उन्होंने, जब उनको पूछा गया था कि आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था येलो एंडोस्पर्म। येलो का मतलब है कि उसमें वो विटामिन ए डालना चाह रहे थे, जिससे कि वो उसमें जो उसकी पोषक क्षमता जो है वो बढ़ाई जा सके। तो उसका येलो कलर, उनका कहने का मतलब था कि उसमें बीटा कैरोटीन को बढ़ाना। बीटा कैरोटीन जो है जिससे कि अल्टीमेटली विटामिन ए तैयार होता है। तो अल्टीमेटली उनका उद्देश्य यह था, किसी तरह से धान में अगर बीटा कैरोटीन बढ़ाया जा सकता है तो इससे बहुत लोगों के विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि इन दोनों देशों में जो मैक्सिमम लोग हैं वो चावल का कंजम्पशन करते हैं। वो दोनों टाइम जो भी खाते हैं वो चावल ही खाते हैं, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ दूसरा चीज़ अवेलेबल कम है और जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, तो चावल ही उनका मेन स्टेपल फूड है। तो वहाँ पर अगर राइस में किसी तरह से बीटा कैरोटीन को डाला जा सकता है, ऐसा कोई जीन डाला जा सकता है जिससे कि उसमें बीटा कैरोटीन बनने लगे, जिससे कि विटामिन ए बनता है, तो इस विटामिन की कमी को काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। तो रॉकफेलर फाउंडेशन एक NGO है, रॉकफेलर फाउंडेशन, जो कि रिसर्च के ऊपर काफ़ी ध्यान देती है। उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम कुछ कर सकते हैं जिससे धान में विटामिन ए की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, जो कि नेचर में ऐसा कोई, धान की किसी भी प्रजाति में ऐसा अवेलेबल नहीं था। धान की ऐसी कोई भी प्रजाति नेचर में, प्रकृति में ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी जिसमें कि विटामिन ए की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, या जिसमें इतना हो कि जिससे कि विटामिन ए की कमी को पूरा हो सके। तो उन्होंने, ये फाउंडेशन ने ऐसा कुछ रिसर्च शुरू किया जिससे कि अगर राइस में नहीं है तो कहीं और से क्या उसमें डाला जा सकता है, इस पर उन्होंने शोध शुरू किया। तो पहला इसमें जो ब्रेक थ्रू जिसको बोल सकते हैं वो 1999 में आया, जहाँ पर कि साइंटिस्ट ने 2 जीन को धान के अंदर डाला, जिस 2 जीन के डालने से राइस में भी बीटा कैरोटीन बनना शुरू हुआ। इनफैक्ट राइस में बीटा कैरोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वो होती है, पर वो पत्तियों में होती है, लीव्स में होती है। राइस का जो ग्रेन है, उसका जो दाना है, उसमें नहीं होता है। तो उन्होंने ऐसा कुछ 2 जीन डाला जिसकी वजह से वो ग्रेन में भी उसकी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको डेवलप किया, वो कौन सा जीन थे जिनको कि डाला गया है, वो कहाँ से डाला गया है,
और इससे कितना विटामिन ए वगैरह मिलता है, तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो गोल्डन राइस जो है ये एग्जाम्पल है बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स का। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हम उन क्रॉप्स को बोलते हैं, या बायो फोर्टिफिकेशन हम उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसके द्वारा किसी फसल का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाया जाता है। मतलब उसमें कोई विटामिन का बढ़ना, कुछ प्रोटीन का बढ़ना, ऐसा कोई वैल्यू जिससे उसके न्यूट्रिशन में उसकी जो पोषकता में इजाफा हो, उसकी पोषक क्षमता जो है वो बढ़ जाए, तो उसको हम बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो गोल्डन राइस जो है ये बायो फोर्टिफिकेशन क्रॉप का एक एग्जाम्पल है। तो इट्स एग्जाम्पल, अगर बायो फोर्टिफाइड क्रॉप का एग्जाम्पल पूछता है तो उसमें हम गोल्डन राइस बता सकते हैं। तो बायो फोर्टिफिकेशन इसमें कैसे किया गया, यानी कि इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पोषक क्षमता जो है वो कैसे बढ़ाई गई। इसमें जो 2 जीन डाला गया जिससे कि बीटा कैरोटीन बनने लगा। बीटा कैरोटीन जो है जो कि प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, मतलब इससे अल्टीमेटली विटामिन ए बनता है। तो इसको डाल के इसमें बायो फोर्टिफिकेशन किया गया, यानी कि इसमें इसका न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक क्षमता बढ़ाई गई। तो जो वैज्ञानिक इसमें इन्वॉल्व थे वो एक थे इंगो पोट्रिकस और दूसरा पीटर बायर। तो पीटर बायर या पीटर बेयर, जो भी आप इसको पढ़ें, पीटर बेयर और इंगो पोट्रिकस, ये दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और इस गोल्डन राइस को डेवलप किया। तो इसमें इंगो पोट्रिकस, इनको फादर ऑफ गोल्डन राइस माना जाता है। तो अगर गोल्डन राइस के पिता कौन है अगर ये पूछता है तो हम इंगो पोट्रिकस का नाम लेते हैं। इनके साथ में इन्होंने डेवलप किया। ये दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर इनको लेट 90s में 1999 में इन्होंने इसको कंफर्म किया और ये प्रोजेक्ट को लेकर रॉकफेलर फाउंडेशन में आए कि हम ये करना चाहते हैं, इस तरह का हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसको करना चाहते हैं। फिर वहाँ पर और काम हुआ और 2004 में पहली बार इसका गोल्डन राइस का फील्ड ट्रायल किया गया। तो एक सिंगल बाउल ऑफ गोल्डन राइस, अगर एक कटोरा गोल्डन राइस हम लेते हैं तो बोलते हैं कि लगभग 60% एक बच्चे का जो विटामिन ए की डेली का जो ज़रूरत है, जितना विटामिन ए उसको चाहिए, उसका 60% एक कटोरे गोल्डन राइस से पूरा हो सकता है। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, ये इंगो पोर्टिकस हैं और पीटर बेयर हैं, जिन्होंने इसको गोल्डन राइस को डेवलप किया, मतलब कि उसमें बीटा कैरोटीन वाले जीन जो है वो डाले। तो ऐसा जीन जो कि दूसरे किसी इंडिविजुअल से एक से दूसरे में डाला जाता है, जो कि आपस में जिनका कोई रिलेशन नहीं है, उनको ट्रांसजीन्स बोला जाता है। उनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है कि ट्रांसजीन। तो यहाँ जो 2 जीन डाले गए हैं दे आर ट्रांसजीन्स, उनको भी हम ट्रांसजीन्स बोल सकते हैं, जिसको एक को बैक्टीरिया से लिया गया था और एक को किसी दूसरे पौधे से, डैफोडिल से लिया गया था। तो ये एक फ़ोटोग्राफ है जिस पे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक नॉर्मल राइस है और ये जो पहला गोल्डन राइस डेवलप हुआ था वो इस तरह का था। अब गोल्डन राइस 2 भी आ चुका है, जिसमें इसकी मात्रा जो है बीटा कैरोटीन की मात्रा और बढ़ा दी गई है, जिसमें बीटा कैरोटीन इससे करीब 23 गुना ज़्यादा इसमें बीटा कैरोटीन उत्पन्न होता है। तो ये गोल्डन राइस 1 जो सबसे पहले इंगो पोर्टिकस और पीटर बायर ने जो डेवलप किया था वो ये गोल्डन राइस था, और उसके बाद इसमें फर्दर काम होकर गोल्डन राइस 2 का भी डेवलपमेंट किया गया है। ये एक दूसरा फोटोग्राफ है, यहाँ पर थोड़ा देख के और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये है, ये गोल्डन राइस है और ये एक नॉर्मल राइस है। ये उसी प्रोजेक्ट के दौरान ये पीटर बायर का ही कोई पेपर था जिसमें ये फ़ोटोग्राफ उन्होंने दिया था। तो ये नॉर्मल राइस है और ये है गोल्डन राइस, जो इस तरह का दिखता है, सुनहरा रंग का, इसलिए इसका नाम गोल्डन राइस दिया गया। तो ये एक सिंपल टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसमें ये बोला गया है कि इसमें जो उस प्लांट में ऑलरेडी वो सारा मैकेनिज़्म, वो सब सारा कुछ मशीनरी मौजूद है जिससे बीटा कैरोटीन बनता है, लेकिन इन्होंने वो सीड में नहीं बनता है, धान का जो सीड है उसमें वो नहीं बनता है। उन्होंने सिर्फ ये किया कि उसमें ये 2 जीन डाला जिससे कि सीड में भी इसकी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये दोनों जीन डालने से क्या हुआ, वो जो पाथवे जो ऑलरेडी वो बायोकेमिकल पाथवे, वो जो प्रोसेस जो पत्तियों में होता था और दाने में जो है वो नहीं होता था, तो वो भी फिर से वो टर्न ऑन हो गया, फिर से वो शुरू हो गया। तो जिससे कि बीटा कैरोटीन भी राइस के दाने में फिर से इकट्ठा होने लगा।
तो गोल्डन राइस जो है ये ओराइज़ा सटाइवा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसी ओराइज़ा सटाइवा से ही ये विकसित किया गया है। जो धान की प्रजातियां हैं जो उगाई जाती हैं, नॉर्मली अराउंड 24 प्रजातियां हैं धान की, जिसमें से कल्टीवेटेड स्पीशीज़ जो है जिनको उगाया जाता है और साधारणतः 2 ही प्रजाति है जिनको उगाया जाता है, जिसमें से एक ओराइज़ा सटाइवा है जिसको ज़्यादातर उगाया जाता है। तो इसी में ये गोल्डन राइस का जो जीन है, जो 2 जीन है वो डाला गया और डाल के गोल्डन राइस को डेवलप किया गया। तो गोल्डन राइस को डेवलप करने वाले इंगो पोर्टिकस थे और उसके साथ में पीटर बायर थे। उसमें क्या डाला गया है, तो उसमें ऐसा जीन डाला गया है जिससे उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ गई है उसके दाने में। और वो कौन सा वैरायटी से डेवलप किया गया, कौन सी प्रजाति से, तो गोल्डन राइस जो है वो ओराइज़ा सटाइवा जो नॉर्मली उगाई जाने वाली धान की प्रजाति है उसी में डेवलप करके किया गया है। और पहला गोल्डन राइस का ट्रायल जो है ये चूँकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था, तो इसको हालांकि बनाया इसलिए गया था कि ये जहाँ पे जो गरीब देश हैं या गरीब जगह हैं जहाँ पर सिर्फ चावल ही खाते हैं, वहाँ के लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, मतलब जहाँ जीन किसी दूसरे सोर्स से लेके डाला गया है जो उसी प्रजाति से नहीं है, उसको लेके पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं और वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसका विरोध करते हैं। इसी कारण से इंडिया में सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो कॉटन ही बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो हो पाया, बाकी कोई भी और इस तरीके से ग्रो नहीं हो पाया। हालांकि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे वैरायटीज़ हैं जो लोग ग्रो करते हैं, लेकिन इसका विरोध भी बहुत सारा होता है। तो इसका फील्ड ट्रायल जो कि इन लोगों ने किसी दूसरे देश में, चाइना में सोचा था, फिलीपींस में सोचा था, या जहाँ पे राइस ग्रोइंग एरियाज़ हैं, पर वहाँ नहीं होके ये यूएसए में इसका फील्ड ट्रायल सबसे पहले किया गया। मतलब गोल्डन राइस ने सबसे पहले जो है फील्ड में जब उसको लगाया गया वो 2004 में था और वो यूएसए में लगाया गया। और 2018 में इसका एज ए फूड ऑस्ट्रेलिया ने इसका अप्रूवल दिया है, न्यूजीलैंड ने दिया है, कनाडा ने दिया है, यूएस ने दिया है, बांग्लादेश में भी इसका फील्ड ट्रायल हो रहा है और बांग्लादेश में भी इसको लगाया जा रहा है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि कौन से जीन डाले गए हैं और कहाँ से डाले गए हैं, तो बार बार हम बात कर रहे हैं कि 2 जीन इसमें डाले गए हैं। तो वो 2 जीन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो एक जो है PSY जीन है। ये PSY जीन जो है ये फाइटोन सिंथेज जीन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में PSY बोलते हैं। ये डैफोडिल नामक एक पौधा है जिससे डाला गया है। ये इसका साइंटिफिक नेम है नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस। तो ये नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस ये एक पौधा है जिसका साधारण नाम जो है वो डैफोडिल है, जिससे एक PSY जीन लिया गया है और दूसरा जो जीन लिया गया है वो है CRT1। ये एक बैक्टीरिया से लिया गया है। ये है कैरोटीन डीसैचुरेज, ये एक जीन है जिसको CRT1 जिसका सिंबल है, ये एक बैक्टीरिया से लिया गया है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, ये जब मिट्टी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है जिसका नाम पेंटिया एरेंटिस है, जिसको पहले इर्विनिया यूरेडिवोरा कहा जाता था। तो ये जो है ये जीन का नाम और ये बैक्टीरिया का नाम, ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ से लिया गया है। और ये बैक्टीरिया का नया नाम है, इसका पुराना नाम इर्विनिया यूरेडिवोरा था, अब इसका नया नाम पेंटिया एरेंटिस है। तो ये इससे इस जीन को लिया गया है। और डैफोडिल इसका साइंटिफिक नेम नार्सिसस है, जिससे कि ये वाले जीन को लिया गया है। तो ये 2 जीन जो है लेकर के राइस में डाले गए हैं। 2005 में गोल्डन राइस 2 आया। तो किस साल में 99 में गोल्डन राइस 1 रिपोर्ट किया गया है और 2005 में गोल्डन राइस 2 रेफर किया गया है। और गोल्डन राइस 2 जो है वो सिंजेंटा के कंपनी है जिसके साइंटिस्ट ने इसको गोल्डन राइस 2 को डेवलप किया है। तो गोल्डन राइस 2 और गोल्डन राइस 1 में जो अंतर है वो बहुत साधारण अंतर है। इसमें जो फाइटोन सिंथेस जीन यानी कि जो PSY जीन जो है यहाँ पहले में डैफोडिल से लिया गया था
और यहाँ पर जो है ये मक्के से लिया गया है, मेज से लिया गया है, ये इसमें डिफरेंस है। और जो दूसरा डिफरेंस है वो इसमें इसकी मात्रा से है। जो गोल्डन राइस 2 है इसमें लगभग 31 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ राइस विटामिन ए का प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन मिलता है। 1 ग्राम चावल से 31 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन मिलता है, जबकि ओरिजिनल जो गोल्डन राइस 1 जिसको GR1 भी बोला जाता है, इसमें सिर्फ 1.5 माइक्रोग्राम 1.6 माइक्रोग्राम पर ग्राम से मिलता था। यानी कि 1 ग्राम में जहाँ 1.6 माइक्रोग्राम मिलता था, अब वहाँ 31 माइक्रोग्राम मिलता है। तो ये जो है लगभग 23 गुना ज़्यादा है उसके मुकाबले में। अराउंड 23 टाइम्स बोला गया है कि लगभग 23 गुना ज़्यादा विटामिन ए का प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन उसमें मिलता है। तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि कहाँ से ये वाला जीन लिया गया, इसका नाम क्या था, कंट्रोल 1 या CRT1 दूसरा था, जो कि बैक्टीरिया से लिया गया है, जो एक सॉइल बैक्टीरिया है। इसका साइंटिफिक नेम ये है। और गोल्डन राइस 2 को सिंजेंटा कंपनी ने डेवलप किया है और ये 2005 में डेवलप हुआ है, और 2005 में डेवलप हुआ है। और इसमें जो बीटा कैरोटीन की मात्रा है वो करीब 23 गुना ज़्यादा है गोल्डन राइस 1 से। ये एक नॉर्मल मेथड है, डायग्राम है, मैंने जस्ट इसलिए दिया है कि जस्ट एक आइडिया हो आपको कि कैसे जीन का ट्रांसफ़र होता है। नॉर्मली जो जीन ट्रांसफ़र इस तरह से एक एनिमल या प्लांट से दूसरे एनिमल या प्लांट में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए एक बैक्टीरिया का नॉर्मली सहारा लिया जाता है, जिसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ये कॉमन बैक्टीरिया जिसका कि इस्तेमाल साधारणतः किया जाता है। तो बैक्टीरिया में उसमें एक छोटा DNA का अणु पाया जाता है उसके अंदर में, जिसको कि प्लास्मिड DNA बोला जाता है। तो नॉर्मली इसी में वो जीन को जोड़ दिया जाता है जिस जीन को ट्रांसफ़र करना है, और फिर उसको और पौधे के कोशिकाओं को एक साथ ग्रो किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया इसको इस प्लास्मिड में इसके अंदर वो DNA को डाल करके या उस जीन को डाल करके और इसको वापस बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, और उस बैक्टीरिया को फिर पौधे के कोशिकाओं के साथ उगाया जाता है, एक साथ ऐसा कल्चर में उगाया जाता है दोनों को। तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया ये पौधे के कोशिका के अंदर जाती है, पौधे के कोशिका को इन्फेक्ट करती है, और यहाँ जाके ये प्लास्मिड जो है, ये वाला DNA जो इसमें अब है वो इसके अंदर दे देती है। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये एडिशन हो जाता है इसके अंदर। ये देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, बट ये मोटा मोटा इस तरीके से किया जाता है। तो जिसको यूज़ किया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा वेक्टर है, और ये हमारा वो DNA है जिसको कि डालना है, या जिसमें वो जीन है जो हमारे काम का जीन है। तो इसको इस प्लास्मिड में डालते हैं, और प्लास्मिड को फिर वापस बैक्टीरिया में डाल देते हैं, और बैक्टीरिया के साथ में और पौधे के कोशिकाओं को एक साथ हम उगाते हैं कल्चर में। और वहाँ पर क्या होता है कि ये अपना DNA को यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, और फिर उस पौधे के कोशिकाओं से, वैसे कोशिकाओं को हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उगाते हैं, और उससे नया प्लांट तैयार करते हैं। तो उसमें ये वाला जीन जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से साधारणतः किया जाता है। एक सिंपल तरीके में अगर हम समझे तो एक बैक्टीरिया का यूज़ करके जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। एक दूसरा तरीका भी है जिसको जीन गन बोलते हैं। जीन गन के मेथड से भी करते हैं, जिसमें DNA को पहले निकाला जाता है अलग, और उसको गोल्ड पार्टिकल से कोट किया जाता है। गोल्ड पार्टिकल कोटेड होते हैं, और उसको एक गन होता है जो कि जिससे जैसा गोली फायर होता है उस टाइप से ही उससे फायर किया जा सकता है। उसको जब कोशिका को उससे फायर करते हैं तो उस जो है ये पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, उसके साथ DNA भी अंदर चला जाता है, और फिर उसको कल्चर मीडियम में उगा करके छांटा जाता है कि किस में वो DNA है, किस में नहीं है, और अल्टीमेटली उससे पौधे को उगाया जाता है। तो एक तो एग्रोबैक्टीरियम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जीन गन की मदद से कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जिसमें कि जीन को ट्रांसफ़र किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एक दूसरा जो है वो है कॉटन, जिसमें कि एक जीन एक बैक्टीरिया से निकाल के डाला गया है। वो बैक्टीरिया का नाम बैसिलस thuringiensis है। तो बैसिलस thuringiensis का 2 पहले लेटर लेकर के B और T
और कॉटन को लेकर के बीटी कॉटन बोला गया है। तो इसमें जो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जैसा गोल्डन राइस भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसमें भी अलग दूसरे प्रजाति से जीन डाले गए हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें जब वो बैक्टीरिया का जीन डाला गया है तो इसमें एक तरह का इस कॉटन के पौधे के अंदर एक तरह का केमिकल तैयार होता है, एक तरह का केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि इंसेक्ट को मारता है। तो एक तरह से नेचुरल इंसेक्टिसाइड उसके अंदर तैयार होता है, प्राकृतिक तौर पे उसके अंदर कीड़े को मारने वाली केमिकल पैदा होती है। और कौन से कीड़े के लिए, तो उस कीड़े का नाम है बॉल वर्म। उसको पिंक बॉल वर्म भी बोलते हैं क्योंकि ये बॉल वर्म बहुत कॉटन में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये बॉल वर्म को कॉम्बैट करने के लिए इस तरह का फसल डेवलप किया गया है। ये बैक्टीरिया से जिससे लिया गया है उसका नाम बैसिलस thuringiensis है। तो बैसिलस thuringiensis लगभग 200 तरह के केमिकल बनाता है अपने शरीर में, जो कि सारे टॉक्सिन्स हैं, मतलब कीड़ों के लिए ये टॉक्सिक है। तो उसमें से जो कॉटन बॉल वर्म के लिए टॉक्सिन है, उस टॉक्सिक है, वैसा जीन को निकाल करके कॉटन में डाला गया है। तो कॉटन में बीटी टॉक्सिन को निकालने वाला जीन डाला गया है जिससे कि उसके अंदर, उसके टिश्यू के अंदर, उस कॉटन के सेल के अंदर वो इंसेक्टिसाइड बन रहा है। ये 2002 में ये मॉन्सेंटो और माइको, मॉन्सेंटो एक अमेरिका की कंपनी है मॉन्सेंटो, और इंडियन कंपनी है महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड माइको, इन दोनों ने मिल करके बीटी कॉटन को इंडिया में लॉन्च किया। तो बीटी कॉटन इंडिया में 2002 में लॉन्च हुआ, जहां इन दोनों ने मिल के इंडिया में लॉन्च किया। तो जो मटेरियल है वो मॉन्सेंटो का था, माइको जो है वो इंडियन कंपनी है। तो इंडिया में बिजनेस माइको के द्वारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो भी था वो माइको के द्वारा किया गया। इन दोनों ने मिलके, तो उन्होंने दिया और इन्होंने उसको बेचा। तो 90% जो है कॉटन प्लांटिंग वो बीटी कॉटन ही होता है। यही एक ऐसा फसल है जो कि पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड ही होता है। और बीटी कॉटन जो है वर्ल्ड में बहुत ही वाइडली ग्रो किया जाने वाला ये क्रॉप है। पूरे वर्ल्ड में ये बीटी कॉटन बहुत लार्ज एकरेज में इसको ग्रो किया जाता है। और इंडिया में भी जो कॉटन में एकरेज के हिसाब से हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो कॉटन है वो बीटी कॉटन ही ग्रो होता है। तो इसमें जो जीन है वो CRY1AC जीन है, CRY1AC जीन है। ये भी एक सॉइल बैक्टीरिया है और इसका नाम बैसिलस thuringiensis है, जैसा हमने देखा था। तो आप जीन का नाम याद रखेंगे और किससे लिया गया है इसको याद रखेंगे। तो इंडिया में जो वैरायटी मॉन्सेंटो ने माइको के थ्रू जो इंडिया में वैरायटी रिलीज़ की उसका नाम था बॉल गार्ड। इसमें ध्यान देंगे कि गार्ड जो है वो GARD है, ना कि GUARD। कई जगह लिखते हैं लोग गार्ड मतलब गार्ड करना या प्रोटेक्ट करना, तो वो गार्ड का स्पेलिंग जो है वो GUARD है। तो उस गार्ड को वो गार्ड कर लेते, पर ये गार्ड का स्पेलिंग GARD है, बॉल गार्ड। पर आप ऐसा इसको याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि बॉल वर्म जो है उसको गार्ड, उससे अगेंस्ट गार्ड करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए एक कॉटन दिया गया, इसलिए बॉल गार्ड इसको बोला गया कि बॉल वर्म के अगेंस्ट में वो गार्ड करेगा फसल को। बॉल गार्ड जो पहला लाया गया उसमें एक ही जीन था, एक बैक्टीरिया का जीन था। तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि बहुत जल्दी रेजिस्टेंस आ गया, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ गया फसल के अंदर, कीड़े के अंदर। तो उसको बॉल गार्ड जो ये जीन डाला हुआ कॉटन था उसमें भी वो अटैक करना शुरू किया। तो उसमें एक और जीन डाला गया, 2 जीन डाला गया, तो उसको बॉल गार्ड 2 के नाम से लॉन्च किया गया। ये 2003 में आया, बॉल गार्ड 2 लॉन्च हुआ, जिसमें कि 2 जीन थे बीटी के। तो सेकेंड जीन जो था उसका नाम CRY2AB था। पहला जीन CRY1AC था, दूसरा CRY2AB, इसको लॉन्च किया गया। तो पार्ट्स ऑफ इंडिया बीटी कॉटन देखा गया कि पार्ट्स ऑफ इंडिया में इंडिया में भी ऐसा देखा गया कि उसका रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो रहा है, इंसेक्ट में रेजिस्टेंस आ जा रहा है। तो फिर ये बीटी कॉटन 2 लॉन्च किया गया, बॉल गार्ड 2 लॉन्च किया गया। बाद में इंडिया में भी इसमें रिसर्च होने लगा और इंडिया में भी कई जगह पे इसको डेवलप किया गया है, ये इस कॉटन बीटी कॉटन की वैरायटी को। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कंट्री का पहला बीटी कॉटन वैरायटी
PAU ने डेवलप किया है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, जहाँ पर कि इस तरह से जीन ट्रांसफ़र करके बैक्टीरिया से कॉटन में डाल करके BT कॉटन इंडिया में भी बनाया गया है। और ICR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उन्होंने 3 वैरायटी को PAU मतलब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BT1, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का BT कॉटन 1, F186-1 और RS 2013, ये 3 वैरायटी पहले रिलीज़ हुई थी ICR के माध्यम से, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 स्टेट के लिए इन 3 वैरायटी को रिलीज़ किया गया था। तो PAU BT1 पंजाब के लिए, ये F1861 ये हरियाणा के लिए, और RS से आप राजस्थान को लिंक कर सकते हैं, RS राजस्थान 2013, और PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पंजाब के लिए, और जो बच गया वो हरियाणा के लिए। तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए BT कॉटन 3 वैरायटीज़ रिलीज़ की गई थी। तो ये इंडिजिनस वैरायटी है, इंडिया की खुद की डेवलप की गई वैरायटीज़ है। तो ये मेनली 2 GMO वैरायटीज़ जो है जो इम्पोर्टेंट थी। एक है गोल्डन राइस, जिसको कि कई देशों में ट्रायल भी हो रहा है, और कई जगह पे जैसे हमने देखा कि US में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे अप्रूवल भी दिया जा चुका है इसको कमर्शियल यूज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और बांग्लादेश में भी इसका ट्रायल हो रहा है, और उससे विटामिन A की काफ़ी कमी जो है उससे पूरी हो सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट था। और BT कॉटन एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि BT कॉटन पहला BT क्रॉप जो कि लॉन्च किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे क्रॉप्स हैं, आप देखोगे अगर नेट में भी आप खोजोगे तो बहुत सारे क्रॉप्स आपको मिलेंगे जिसमें इस तरह से जीन ट्रांसफ़र किया गया है। जैसे टोमेटो का एक वैरायटी फ्लेवर सैवर टोमेटो, ये US में लॉन्च किया गया था। ये पहला जो ट्रांसजेनिक क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पहला जो लॉन्च हुआ था वो ये था। फर्स्ट क्रॉप इंट्रोड्यूस ये फ्लेवर सेवर टोमेटो था, ये 1995 में आ चुका था। उसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारे क्रॉप आ गए जिसमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड था। मोस्टली जैसे सोयाबीन जो US में ग्रो होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, तो एक खरपतवारनाशी आता है वीडीसाइड जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है राउंडअप या ग्लाइफोसेट उसमें है, जिसको कि अगर छिड़काव किया जाता है तो जो भी खेत में है सब कुछ नष्ट हो जाता है। पर इसमें उसके लिए एक रेजिस्टेंस जीन है, तो हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए अगर ये रेजिस्टेंट वाला सोयाबीन खेत में मौजूद है तो हम डालेंगे तो उस सोयाबीन नष्ट नहीं होगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से GMO एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पपीता जिसका नाम रेनबो पपाया है, ये लॉन्च किया गया था। तो ये एक वायरस है पपीता में, रिंग स्पॉट वायरस, जो कि उसको अटैक करता है। एक्चुअली ये हुआ था कि हवाईयन आइलैंड एक द्वीप समूह है, हवाईयन द्वीप समूह, जिसमें पपीता की बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है, और इस वायरस की वजह से वहाँ की काफ़ी फसल जो है, एक बार पूरी फसल ऑलमोस्ट उस पूरे आइलैंड की नष्ट हो गई थी। तो वहाँ उसके बाद ये रेनबो पपाया डेवलप किया गया जो कि उस वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। इसी तरह से दूसरा एक सनअप, ये भी एक GMO पपाया है, ये भी डेवलप किया गया था, लगभग साथ में ही दोनों डेवलप किया गया था। तो आप इस नेम जो है सनअप, रेनबो, फ्लेवर सैबर, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से एक पोटैटो है, स्टार्च पोटैटो, जिसमें स्टार्च की जो उसमें जो स्टार्च पाई जाती है उसकी जो क्वालिटी है उसमें अंतर, स्टार्च में मेनली एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो एमाइलोज की मात्रा जो है इसमें ज़्यादा होती है। तो ये पोटैटो ये भी एक डेवलप किया गया जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसमें जीन दूसरे जगह से डाल करके उसको डेवलप किया गया है। इसी तरह से इंडिया में एक ब्रिंजल है जिसका अभी हो रहा है ट्रायल, शायद उसका परमिशन मिलेगा। ये है BARI BT बेगुन 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो है डेवलप किए गए हैं जो कि इंडिया के लिए है। ये इंडिया में अभी इसका कहीं लोग शायद ट्रायल कर रहे हैं, पर इसका अभी भी पूरी तरह से परमिशन मिला नहीं है, पर ये शायद इंडिया में ये रिलीज़ होगा। तो ये कुछ GMO क्रॉप्स हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। और एक और तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आता है जो कि मैं आपको बता रहा था कि एक राउंडअप जो कि एक खरपतवारनाशी है, इसके अगेंस्ट में इसका रेजिस्टेंस जो कि सोयाबीन डेवलप किया गया है, मेज डेवलप किया गया है,
तो इस तरह से राउंडअप रेडी, क्योंकि ये राउंडअप जो है एक ऐसा वीडिसाइड है, ऐसा खरपतवारनाशी है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसके रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो है वो निकाले गए हैं, जो कि मक्के में निकाले गए हैं, क्यांवला यानी कि सरसों की फैमिली जो है उसमें निकाले गए हैं, शुगर बीट्स में निकाले गए हैं, कॉटन में निकाले गए हैं, बहुत सारे दूसरे फसलों में भी इसको निकाले गए हैं। तो ये मोटा मोटा आपका जीएम क्रॉप्स के बारे में था। तो जीएम क्रॉप्स में आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि जीएम क्रॉप्स हम किसको बोलते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम उसको बोलते हैं जहाँ जीन का ट्रांसफ़र एक ऐसी प्रजाति से एक ऐसी प्रजाति में किया गया है जिनका आपस में दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, जहाँ नॉर्मली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, साधारण तरीके से नॉर्मल तरीके से उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। वैसा अगर ट्रांसफ़र किया गया है तो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया से अगर किसी माउस में डाला गया हो, इस तरह से एक माउस भी डेवलप किया जा चुका है एक चूहे में जिसमें कि ऐसा जीन डाला गया है। तो इंडिया मतलब बैक्टीरिया से अगर माउस में डाला गया, बैक्टीरिया से प्लांट में डाला गया एक, तो इस तरह के जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, जैसे प्लांट से प्लांट में डाला गया, जैसे डेफोडिल एक संपूर्ण दूसरे किस्म की पौधा है और राइस एक दूसरे किस्म का पौधा है, दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं है, वहाँ से डेफोडिल से राइस में डाला गया, जो नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता है, वहाँ वैसा अगर हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसे जीन को हम ट्रांसजीन कहते हैं। ट्रांसफ़र किया गया जीन है, ट्रांसजीन उसको बोलते हैं। और ये ऐसा जो फसल ऐसा जो तैयार होता है उस या ऑर्गेनिज़म जो इस तरीके से बनता है उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म बोलते हैं, क्योंकि उसमें नया जीन डाला गया है, कहीं दूसरे सोर्स से डाला गया है। और ऐसा क्रॉप्स को हम जीएम क्रॉप्स बोलते हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट था आपका गोल्डन राइस, जो उसमें कि विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई है, और दूसरा बीटी कॉटन जो कि बहुत कॉमन है, इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और इस जब शुरुआत हुई थी तो काफ़ी इंडिया में भी हो हल्ला इसके लिए मचा था। और अब जो है एक राउंडअप रेडी यानी कि राउंडअप का रेजिस्टेंस वाले बहुत सारे फसलों को डेवलप किया गया है। इवन आप देखोगे एप्पल में भी है, पपाया में भी है, टमाटो में भी है, बहुत सारे इनफैक्ट क्रॉप्स हैं जिसमें, पोटैटो में भी है। तो बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें बीटी जीन या इस तरह का दूसरे बैक्टीरिया से जीन को जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये आपका मोटा मोटा था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में।